अवनीश जी, आपको लगता है कि अकाली दल के साथ गठबंधन बनाएगी बीजेपी? मुझे नहीं लगता। सब यही कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता। उसके 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 कारण है। ऐसा नहीं है कि मैं पंडित बना बैठा हूं, मैं बता दूंगी मुझे नहीं लगता तो हो गया। कारण ये है। यूपी में मैं देख रही हूँ अखिलेश यादव को। एकदम ही मुझे ऐसे लग रहा है कि एक सच्चे हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं वो, और वो उन ऐसे लग रहा है जैसे वो ही सच्चे हिंदू हैं। और राम मंदिर में जो भी हुआ है उसके बारे में अब क्या हम इतनी लंबी डिस्कशन करें, बहुत करें। पर वो कह रहे हैं मैं जीता तो मैं राम मंदिर को एक स्पिरिचुअल सेंटर बना दूँगा। ये क्या मतलब, ये कहाँ हम इलेक्शन की तरफ कैसे जा रहे हैं ये? क्या वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो पूरे विपक्ष को बधाई देना बनता है कि आखिरकार अब उनकी राजनीति राम पथ से होते हुए जाने को मजबूर है। आपको क्या लगता है कि योगी जी के लिए कहाँ-कहाँ मुश्किलें आने वाली हैं यहाँ यूपी में? चलिए ठीक है। सबसे पहले तो अखिलेश यादव ये तय कर लें कि वो कहना क्या चाहते हैं। 2017 में जब वो चुनाव लड़ रहे थे, कह रहे थे कि मोदी सरकार में ये अंतिम चुनाव है यूपी में, इसके बाद चुनाव होगा नहीं। 22 में फिर जब हारे तो कहे कि नहीं ये अंतिम चुनाव है, अब चुनाव होगा नहीं। अब फिर कह रहे हैं कि नहीं अंतिम चुनाव है, इसके बाद चुनाव होगा नहीं। पहले तो भैया ये तय कर लो कि चुनाव होगा कि नहीं होगा, और अब कह रहे हो कि समय से पहले चुनाव हो जाएगा। कांग्रेस भी आके खेल बिगाड़ेगी समाजवादी पार्टी का। उन तो अध्यक्ष भी बदल गए, अजय राय को भी उन्होंने साइड में कर दिया है। अब अजय राय तेल मिला रहे हैं, वो भी नुकसान करेंगे कांग्रेस को। नहीं तो ये आपको लगता है कि कांग्रेस जितनी सीटें माँग रही है अखिलेश उनको दे देगा? नहीं, संभव नहीं है। और कांग्रेस किस आधार पर मांग रही है? किस आधार पर कांग्रेस मांग रही है? भाई प्रियंका गांधी एज ए महासचिव पिछला इलेक्शन लड़ाया ना उन्होंने उत्तर प्रदेश में, हाँ। क्या परिणाम रहा? मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। मेरे साथ हैं आज अवनीश पीएन शर्मा जी। इनकी क्या मैं इंट्रोडक्शन दूँ? पूरे इस पे यूट्यूब पे छाए रहते हैं, मैं हर बार ही बोलती हूँ। नमस्कार अवनीश जी। पायल जी, आपको भी नमस्कार। सभी दर्शकों को हाँ। प्रणाम। जय जय श्री राम जी। अवनीश जी, ये यूपी में मैं देख रही हूँ अखिलेश यादव को। एकदम ही मुझे ऐसे लग रहा है कि एक सच्चे हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं वो, और वो उन ऐसे लग रहा है जैसे वो ही सच्चे हिंदू हैं। और राम मंदिर में जो भी हुआ है उसके बारे में अब क्या हम इतनी लंबी डिस्कशन करें, बहुत करें। पर वो कह रहे हैं मैं जीता तो मैं राम मंदिर को एक स्पिरिचुअल सेंटर बना दूँगा। ये क्या मतलब, ये कहाँ हम इलेक्शन की तरफ कैसे जा रहे हैं ये? क्या वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो पूरे विपक्ष को बधाई देना बनता है कि आखिरकार अब उनकी राजनीति राम पथ से होते हुए जाने को मजबूर है। सही बात। अखिलेश यादव जो अचानक बहुत बड़े त्रिपुंड लगा के और राम भक्त बने नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की भी याद कर लीजिए, कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के लड़बड़ाते, लहराते और नमाज की मुद्रा में या फातिहा पढ़ने की मुद्रा में बैठ के यज्ञ हनुमान पूजन करने वाले, ये राम भक्त हो रहे हैं। लेकिन इनके साथ एक मजबूरी है। मुझे जावेद अख्तर की 2 लाइनें याद आ रही हैं कि नर्म अल्फाज भली बातें मुहज्जब चेहरे, नर्म अल्फाज भली बातें मुहज्जब चेहरे, पहली बारिश में ही ये रंग उतर जाते हैं। पर यहाँ तो बारिश भी नहीं। मैं इंद्रदेव वाली बारिश की बात नहीं कर रहा। यहाँ जनता ने संज्ञान ही नहीं लिया। आप जरा देखिए, राम मंदिर में जो भी घृणित अपराध हुआ वो अपराध है। चोरी एक अपराध है, एक क्रिमिनल ऑफेंस है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तुरंत बिना किसी की मांग किए एटीएस को सौंप दिया, एसटीएफ वहां काम किया, और उसके बाद वो प्रक्रिया अपने आप चल रही है। ये जुमला फिर याद कर लें ये सारे लोग कि कानून अपना काम करेगा, तो कानून अपना काम कर रहा है भाई। लेकिन क्या जनता ने इनका संज्ञान लिया? आप जरा लोगों की प्रतिक्रियाएं देखिए इसी सोशल मीडिया पे। हम आप तो तमाम अपने सूत्रों के जरिए जमीन पर क्या रिएक्शन है। लोग दुखी हैं, मैं दुखी हूं, क्या आप दुखी नहीं है? हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में इस तरह की घृणित चोरी जैसी घटना हुई, हम सभी दुखी हैं, सभी सनातनी दुखी हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि किसी हीरो से अगर हीरोइनी बेचारी जो है वो दुखी हो जाए तो क्या विलेन के साथ भाग जाएगी? ऐसा तो नहीं होता ना। ऐसा कब होता है? सारे लोग आमर्श में हैं, सारे दुखी हैं, लेकिन उन सारों को यह भी पता है कि यही सरकार जो भी अपराधी हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाएगी। इसका पता आपको सोशल मीडिया के रिएक्शन से पता चलता है। लोग कहते हैं तुम कौन हो बोलने वाले, तुम्हें क्या अधिकार है बोलने का, तुम कैसे बोल सकते हो, तुमने तो कहा था राम गल्प है, काल्पनिक चरित्र है। अरे तुम्हारे पिता ने संसद में कहा था, रिकॉर्डेड है, वो वीडियो घूम रहे हैं,
उसको क्या किसी फैक्ट्री ने रिलीज किया है या किसी प्रोडक्शन कंपनी ने रिलीज किया है? ये लोगों के उद्गार हैं और तुम्हारा प्रारब्ध है कि वो आज निकल के तुम्हारे सामने आ रहा है। मुलायम सिंह कहते हैं मैं कभी मंदिर बनने नहीं दूंगा। तुम्हारे बाप ने कहा है भाई 16 हिंदुओं को क्या 100 से ज्यादा हिंदुओं को मरवाना होता तो गोली मरवाता, और मारी है गोली भाई तुमने। तुम वही अखिलेश यादव हो ना जिसके रहते अयोध्या में किस किस तरह के प्रवंचनाएं हुई और क्या क्या नहीं हुआ। सवाल ये होता है कि राम का नाम जप कौन रहा और जनता या समाज उसको देख रहा है, क्रेडिबिलिटी शून्य है। राम की राजनीति हिंदू सेंट्रिक राजनीति करना अब इनकी मजबूरी जरूर हो गई है, लेकिन टेकर्स भी तो होने चाहिए। आप ये समझें, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, जो वो कुनबा है जो सनातन को डेंगू और मलेरिया मानता है, उनके लोग डेंगू और मलेरिया मानते हैं, सनातन विनाश की बात करते हैं। हाउ डेयर यू। जनता तो इस भाव में है कि तुम कैसे राम मंदिर पर बोल सकते हो भाई, ये हमारा मामला है, हम निपट ले, बात खत्म हो जाती। मैं तो इस पर भी नहीं जाऊंगा कि साहब वो फलाने मजार में चोरी हो गई, ढेकाने क्रिश्चियन में किसी मिशनरी में चोरी हो गई, तो आप उस पर क्यों नहीं बोलते? अरे भाड़ में जाओ, मत बोलो। अखिलेश यादव अगर राम मंदिर पर बोल रहे हैं, अगर ये तमाम लोग राम मंदिर पर बोल रहे हैं, तो इनका तो स्वागत करना चाहिए। आखिर ये बताइए, अखिलेश यादव यही चाहते हैं ना कि जो चोरी किया है वो पकड़ा जाए? हम आप भी तो यही चाहते हैं। तो स्वागत है अखिलेश जी, बिल्कुल आइए। लेकिन एक चीज जान लीजिए, यहाँ पर एक योग पथ से निकल के राजपथ पर आने वाला एक सन्यासी बैठा हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, चैलेंज किया उन्होंने अखिलेश यादव को कि भैया ठीक है, राम मंदिर पर तो हम कार्रवाई कर ही रहे हैं, चोरी पर हम निकाल लेंगे, एक एक को पाताल से निकाल लेंगे। कल 3 आरोपियों को जेल से निकाल के निशानदेही कराई जा रही है, परेड कराई जा रही है, जगह पहचानी जा रही है, ये सब प्रक्रिया चल रही है। यहाँ तक कि राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार किस तरह की कार्रवाई चल रही है, कर रही है, इससे संतुष्ट होके एक रिट गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरवेन करने से मना कर दिया और कहा कि द थिंग्स आर गोइंग वेल। अब सवाल ये होता है कि आप, योगी आदित्यनाथ ने आपको चैलेंज किया कि श्री कृष्ण मंदिर के लिए आगे आओ ना अखिलेश यादव, हिम्मत है, बिसात है, आ जाइए, आगे बढ़िए और आइए। अब हिंदुत्व की पिच पर ही राजनीति करने को अगर मजबूर हैं आप तो करिए। लेकिन फिर मैं आपसे कहूंगा, ये भाजपा की पिच है और आज से नहीं है, 2014 से नहीं है। वो कौन सी पार्टी है जब इसी देश में राम को गल्प कहने वाले, मंदिर कभी नहीं बनने देंगे, परिंदा पर नहीं मार पाएगा, ये सब कहने वाले बैठे हुए थे, और तब भारतीय जनता पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में राम मंदिर इंक्लूड किया हुआ था। आप बताएं वो कौन सी और पार्टी है? तो जो लोग ये कहते हैं कि भाजपा राम पर राजनीति करती है, क्यों नहीं करेगी? मुझे ये कोई बता दे। तुम काबा के नाम पर राजनीति कर सकते हो, तुम वेटिकन के नाम पर राजनीति कर सकते हो, तुम मुसलमान के नाम पर राजनीति कर सकते हो, तुम क्रिश्चियनिटी के नाम पर राजनीति कर सकते हो, तुम क्रिश्चियनिटी के नाम पर दलित भाइयों को भड़का के ये आइडेंटिटी क्रिएट कराने का कोशिश कर सकते हो कि तुम तो हिंदू हो ही नहीं। तुम ये सब कर सकते हो, और इस देश का सनातनी हिंदुत्व पर राजनीति नहीं कर सकता। और जरा कितना बड़ा भद्दा मजाक हमारे साथ हुआ है। जरा साउथ ईस्ट एशिया जो कंट्री है, साउथ एशिया की, जरा आप देखिए उनकी मेजॉरिटी और वो देश किस स्टेटस के हैं। पाकिस्तान मुस्लिम मेजॉरिटी, इट्स अ मुस्लिम स्टेट। श्रीलंका बुद्धिस्ट मेजॉरिटी, इट्स अ बुद्धिस्ट स्टेट। भूटान बुद्धिस्ट मेजॉरिटी, बुद्धिस्ट। उसके अलावा अफगानिस्तान मुस्लिम मेजॉरिटी, मुस्लिम स्टेट। नेपाल हिंदू मेजॉरिटी, सेकुलर स्टेट। भारत हिंदू मेजॉरिटी, सेकुलर स्टेट। आसपास देख लीजिए। ये 2014 को ऐसे ही नहीं मैं सांस्कृतिक क्रांति कहता हूं, ये वो पुनर्जागरण काल है जिसका सबसे बड़ा रिसेंट उदाहरण बंगाल का पुनर्जागरण है, हिंदू पुनर्जागरण है, सनातन पुनर्जागरण। तो यहाँ क्रेडिबिलिटी की सवाल है। राम को पूछ कौन रहा है? राम का नाम किसके मुंह से निकल रहा है? तो विपक्ष, अपोजिशन अपनी क्रेडिबिलिटी न सिर्फ जनता के कामकाज पर खो चुका है, बल्कि सनातन की भावनाएं, बहुसंख्यक की भावनाओं पर भी खो चुका है। आज कितनी भी उल्टा लटक लें अखिलेश यादव, राम के नाम पे उन्हें राजनीति नहीं करने दिया जाएगा, और प्राउडली भारतीय जनता पार्टी को ये अधिकार है कि वो राम के नाम की राजनीति करे। जी। अच्छा, ये इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं हम लोग, 2027 में इलेक्शन है। वो अखिलेश यादव ने तो चैलेंज किया है कि उनको पता नहीं कहाँ से उन्होंने र्यूमर सुने कि शायद ये इलेक्शन अक्टूबर-नवंबर में ही हो जाएँ। तो वो चैलेंज कर रहे हैं कि करिए आप ये करके। ये आपको क्या लगता है कि योगी जी के लिए कहाँ-कहाँ मुश्किलें आने वाली हैं यहाँ पे यूपी में? चलिए ठीक है। सबसे पहले तो अखिलेश यादव ये तय कर लें कि वो कहना क्या चाहते हैं। एक तरफ अखिलेश यादव ये कहते हैं कि ये यूपी का आखिरी चुनाव, हालांकि वो 5-7 चुनावों से लगातार ये बात कह रहे हैं अलग-अलग तरीके से। 3 चुनाव तो हमने सेंटर के ही देख लिए। अखिलेश यादव कहते हैं बस ये अंतिम चुनाव है, इसके बाद कभी चुनाव होगा नहीं।
2017 में जब वो चुनाव लड़ रहे थे, कह रहे थे कि मोदी सरकार में ये अंतिम चुनाव है यूपी में, इसके बाद चुनाव होगा नहीं। 22 में फिर जब हारे तो कहे कि नहीं ये अंतिम चुनाव है, अब चुनाव होगा नहीं। अब फिर कह रहे हैं कि नहीं अंतिम चुनाव है, इसके बाद चुनाव होगा नहीं। पहले तो भैया ये तय कर लो कि चुनाव होगा कि नहीं होगा, और अब कह रहे हो कि समय से पहले चुनाव हो जाएगा। समय से पहले चुनाव की बात 2017 से आप देखिए, हर 3 महीने में योगी आदित्यनाथ अपने पद से हटा दिए जाएंगे। ये चंडू खाने में खबरें लगातार लखनऊ में तैरती रही, लेकिन इन खबरों में कभी कोई दम रहा नहीं। और दूसरी एक चीज मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी तो 24/7 साल के 365 दिन चुनावी मोड में रहती है, तैयार रहती है। करा लो आप चुनाव, भाजपा को क्या। और आज मैं आपको अपने सूत्रों के माध्यम से बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारी 2027 की। पायल जी, आपके दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 2027 की हर सीट के प्रत्याशियों के नाम उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने तय करके फाइल बंद करके मेज की दराज में रख दिया। सारे प्रत्याशी तय हैं, यहां तक कि प्रचारकों की लिस्ट। और उस स्टेज पर भारतीय जनता पार्टी इस समय लखनऊ के अपने ऑफिस में बैठ के उसकी टीम, उसके तमाम ब्रिगेड ये काम कर रहे हैं। तो अगर समय से पहले की तैयारी जो चैलेंज कर रहे हैं अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव के साथ क्या है, अखिलेश यादव के साथ हो चाहे मायावती हो, उनको भी लीजिए, क्योंकि मायावती भी सारी सीटों पर लड़ने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस के साथ सपा लड़ेगी कि सपा कांग्रेस के साथ लड़ेगी, कि दोनों एक साथ लड़ेंगे या दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे। और ऐसा कहने का मेरे पास ये आधार है कि बिहार में दोनों गठबंधन में रहते हुए भी एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ते नजर आए। मामला जब बिहार से निकल के बंगाल पहुंचा, तो बंगाल में तो दोनों ने अलग अलग बिना गठबंधन के हर सीट पर चुनाव भी लड़ा। तो अखिलेश यादव की तैयारी बताइए, मैंने भाजपा की तैयारी आपको बता दी। मेरे सूत्रों के हिसाब से भाजपा इस समय स्ट्रेटेजी इस पर तय कर रही है, इस स्ट्रेटेजी को तय कर रही है कि कौन कहां प्रचार करेगा, किसको कहां प्रभारी बनाया जाएगा। इसकी लिस्ट फाइनल है, कैंडिडेट की तो ऑलरेडी स्क्रूटिनी हो चुकी, फाइनल हो चुकी। बड़ी अच्छी टेक्निक इन्होंने की है। ये 3 नाम एक सीट के पीछे मंगाते हैं, उनमें से एक नाम ये फाइनल करके बैठे हैं, लेकिन अभी तक जितने टिकटार्थी हैं उनको नहीं बताया कि किसका नाम अंतिम फाइनल है। यानी प्रति सीट 3 नाम इनके फाइनल। अखिलेश यादव का तो गठबंधन अभी तय नहीं है। अखिलेश यादव मुझे बताएं, भारतीय जनता पार्टी का आप गठबंधन आ जाइए कि गठबंधन धर्म कैसे निभाती है। भाई तैयारी आप इलेक्शन का तब देखेंगे ना इन टोटेलिटी, कि एज ए पार्टी, एज ए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी कैसे काम कर रही है। मैंने आपको बता दिया इलेक्शन की तैयारी। अब गठबंधन में आप देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर गठबंधन की मजबूत कड़ी है, अखिलेश यादव की हर एक कमजोरी जानते हैं। सोशल मीडिया पर सुबह आजकल हमारे पियर का चचा, हम लोग बड़े प्यार से उनको पियर का चचा कहते हैं क्योंकि वो पीला गमछा उनके गले में रहता है। पियर का चचा रोज सुबह उठते हैं, पहला एक चाय निपटाते हैं, थोड़ा बहुत अपना एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद ट्विटर खोलते हैं और पहला प्रेम पत्र वो रोज बिना नागा अखिलेश यादव जी के लिए लिख देते हैं। और दिन भर समाजवादी जो पूरा कुनबा है वो सोशल मीडिया में आड़े टेढ़े पड़ा रहता है। ये गठबंधन धर्म आप देख लीजिए। आप देखिए अनुप्रिया पटेल अपना दल की, एनडीए की गठबंधन है ना, चाहे सेंटर में चाहे यूपी में, लेकिन सोनेलाल पटेल जो कि अनुप्रिया पटेल के पिता, अपना दल के संस्थापक, जो कि अटल जी के समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, एनडीए का हिस्सा रहे, उनकी जयंती पर अखिलेश यादव ने कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई पोस्ट नहीं की। पियर का चाचा यानी ओम प्रकाश राजभर ने उन पर भी दौड़ा लिया उनको। भाई वो तो अपना दल यानी दूसरे क्षेत्रीय पार्टी के हैं, लेकिन ये बताता है कि एनडीए कितना इंटैक्ट है। तीसरे मजबूत घटक दल पर आ जाइए आप, जो कि निषाद पार्टी है, संजय निषाद की। आप उनके साथ गठबंधन देख लीजिए। बंगाल में क्योंकि मछली मुख्य भोजन है बंगाल का, तो वहां पर जो मछुआरा समाज है या इस तरह के व्यवसाय, यानी जो निषाद समाज के तमाम उपजातियां हैं, उनका एक अलग महत्व है। आपने ध्यान दिया होगा कि शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री थे, दोनों डिप्टी सीएम थे और तीसरा कौन मंत्री था, संजय निषाद थे। तो इस तरह की मजबूत गठबंधन लेके भारतीय जनता पार्टी चाहे इंडिविजुअल पार्टी के रूप में या अलायंस के रूप में वो सामने खड़ी है। आपका अलायंस अभी होगा कि नहीं होगा? अजय राय कहते हैं 134 सीटें चाहिए, कोई सपा का आदमी कहता है कि तुम्हारी औकात क्या है कि तुमको हम इतनी सीटें दे दें। और सबसे मजेदार खेल इस बार बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा मायावती कर रही है उत्तर प्रदेश में। पायल जी, मायावती को तमाम नकारात्मक राजनीति के लिए भी जाना जाता है। हमने वो दौर भी देखा है कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। फिर वहां से इनकी सोशल इंजीनियरिंग आगे बढ़ी और आगे बढ़ के कहां तक आई? हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दौड़ा जाएगा, वहां तक का एक हमने
ट्रांसफॉर्मेशन देखा है बहुजन समाज पार्टी। मैं जरा दर्शकों से कहूंगा, पिछले 2014 से लेके या 2017 में जब से यूपी में सरकार आई है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, बहुजन समाज पार्टी की सर्वे सर्वा मायावती ने कभी कोई नकारात्मक राजनीति की हो तो कोई बता दे मुझे। चाहे वो देश की सेना पर कोई सवाल उठाना, कभी नहीं, आपने देखा होगा। हाँ, कभी नहीं। और न सिर्फ मायावती ने, बल्कि मायावती का इतना कंट्रोल है, इतना होल्ड है अपनी पार्टी पर अनुशासन के मामले में, कि उनका एक ब्लॉक स्तर का नेता भी आपको इस तरह के फिजूल सवाल उठाते हुए नहीं दिखेगा। हमारे बॉर्डर्स पे हमेशा मायावती की ट्वीट आप देखते रहिए, वो सरकार के साथ होती है, सवाल उठाती हैं, संज्ञान लेती हैं, लेकिन सरकार के साथ होती है। अब आ जाते हैं सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ना। एक तरफ हम देखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा आदमी, जो हमारे रामचरितमानस से लेके तमाम चीजों पर इस तरह की बकवास, और तमाम सपाई नेता वो करते हैं। क्या आपने मायावती के मुख से कभी इस तरह के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने वाले, सनातन के किसी आइकॉन, किसी देवी देवता, किसी तीज पर्व त्योहार पर कोई ऐसा जहरीला शब्द सुना है? नहीं सुना है। लेकिन अब जरा बदली राजनीति देखिए। बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट उसके साथ आज भी है। टॉपअप जो था वो किनारे गया है। और वो टॉपअप कहाँ गया है? निश्चित तौर पर वो टॉपअप 17 से 14 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के पास गया है। इसीलिए पीडीए चिल्लाने को मजबूर है। 2024 में जो यूपी के लोकसभा चुनाव में थोड़ा कंफ्यूजन, झूठ, फ्रॉड, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, उसमें कुछ भाजपा की भी कमजोरियां रही, स्ट्रेटजी रही, आपस की खींचतान रही, सही टिकट बंटवारा नहीं रहा। उससे इन्हें लगा कि वाकई लोग हमारे साथ हैं, जबकि वो फ्लूक है। आपको दिखेगा 27 में। बहुजन समाज पार्टी ने अपने राजनीतिक हिस्ट्री में सबसे पहली बार ये मौका है कि बहन मायावती ने मुसलमानों के साथ बैठकें की हैं। टिकट वो पहले भी देती रही हैं। अब उनकी स्ट्रेटजी सीधे तौर पर यह है कि वो थर्ड पोल के तौर पर तीसरे त्रिकोणीय लड़ाई इसको बनाएंगी। और एक चीज जाने, मल्टीपोलर इलेक्शन हो, योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा हो, मोदी जैसा चेहरा हो, 10 साल का काम हो, लॉ एंड ऑर्डर से लेके डबल इंजन सरकार का तमाम वो काम, उसके सामने त्रिकोणीय मुकाबला। मैं आज बड़ी विनम्रता से मैं इस तरह के भविष्यवाणियों से बचता हूं, लेकिन मैं ग्राउंड देख रहा हूं, लोगों की भावनाओं को देख रहा हूं। समाजवादी पार्टी 2027 में अब तक के अपने लोएस्ट नंबर पर होगी। रियली? अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों। हाँ, एक और चीज है, जैसे मैं देख रही हूँ इधर कि कांग्रेस भी आके खेल बिगाड़ेगी समाजवादी पार्टी का। उन तो अध्यक्ष भी बदल गए, अजय राय को भी उन्होंने साइड में कर दिया है। अब अजय राय तेल मिला रहे हैं, वो भी नुकसान करेंगे कांग्रेस को। नहीं तो ये आपको लगता है कि कांग्रेस जितनी सीटें मांग रही है अखिलेश उनको दे देगा? नहीं, संभव नहीं है। और कांग्रेस किस आधार पर मांग रही है? किस आधार पर कांग्रेस मांग रही है? भाई, प्रियंका गांधी एज ए महासचिव पिछला इलेक्शन लड़ाया ना उन्होंने उत्तर प्रदेश में, क्या परिणाम रहा? तो अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को तो एक सीट नहीं देनी चाहिए। अब दूसरी चीज, आपका जो पहला प्रश्न था कि राहुल गांधी भी यहाँ पर हराने का काम करेंगे। पायल जी, मैंने ये बात आज से कम बिहार इलेक्शन से पहले से शुरू किया कि राहुल गांधी कांग्रेस रिवाइवल के 2 फार्मूले पे काम कर रहे हैं। पहला, पैन इंडिया मुसलमानों को ये संकेत देना कि हमारे साथ आ जाओ। भले इसके लिए उनको अपनी पार्टी को मुस्लिम लीग से लेकर लश्कर कांग्रेस तक बना देना पड़े। क्यों? क्योंकि वह जानते हैं कि पैन इंडिया मुसलमानों के कांग्रेस के साथ आने के बिना कभी भी कांग्रेस का रिवाइवल संभव नहीं है। पहली चीज। दूसरा, इसका दूसरा पक्ष देखिए, मुसलमान भी यह जान चुका है पैन इंडिया, क्योंकि इनकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है। फ्राइडे की एक ऐसी नेटवर्किंग है जिसके जरिए ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कम्युनिकेशन कर लेते हैं बड़े आराम से। मैं एक बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण आपको दूंगा तो दर्शक उसको उससे जोड़ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे कि हाँ यार, ये तो बात सही है। मुसलमानों ने भी ये जान लिया है कि 2014 से जो कुछ भी परिवर्तन हुआ है और जितने % ही सही हिंदू जागा है, उसने भारत में मुसलमान वोट बैंक को न्यूट्रलाइज कर दिया। हाँ, वो तो कर रहे हैं। क्या 14 में कोई मुसलमान? मोदी जी बड़े आदमी हैं पायल जी, हम आप छोटे आदमी। मोदी जी बहुत बड़े आदमी हैं। सबका साथ सबका विकास, ठीक है सर, थैंक यू। लेकिन हकीकत यह है कि क्या 2014 में कोई मुसलमान ये चाहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में आ जाए? नहीं। 2019 में नहीं। प्रदेशों में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बंगाल, असम, उत्तराखंड, कहीं का मुसलमान, मुझे कोई सॉरी फील नहीं हो रहा, कहीं का मुसलमान ये कतई नहीं चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। और तो और छोड़िए, कारपोरेटर भारतीय जनता पार्टी का बर्दाश्त नहीं है, ग्राम प्रधान भारतीय जनता पार्टी का बर्दाश्त नहीं है,
नगर निगम के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के बर्दाश्त, लेकिन फिर भी हो क्या रहा है, साल दर साल, चुनाव दर चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, उसके अलावा विधानसभाओं अलग अलग देख लीजिए आप, उड़ीसा में टर्नआउट देख लीजिए आप, बंगाल आपके सामने है, असम में तीसरी बार देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में 32 साल के बाद दूसरी बार देख लीजिए 22 में। तो इसका क्या अर्थ है, मुसलमान के न चाहने के बावजूद भी भारत का अभी जितना भी जग पड़ा है सनातनी और राष्ट्रवादी, वह मुस्लिम वोट बैंक का मतलब जीरो हो गया, सच्ची में सही बल्कि कह रहे हैं। इसके उलट हिंदू वोट बैंक नाम की एक चिड़िया तैयार हो चुकी है इस देश में, जो हिंदू लाइफ मैटर्स पर वोट करती है, जो हिंदू के प्रतीकों का जो सम्मान करता है उसके फेवर में करती है। अच्छा, जब मैं बार बार हिंदू और सनातनी कहता हूं तो वो अपने आप जाके वहीं टिकता है कि भारत का राष्ट्रवाद, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, भारत की संस्कृति और सनातन, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची, आप इनको अलग कर ही नहीं सकती। और इसीलिए जो हमारे भाई बहन राष्ट्रवादी ये कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए, तो मैं कहता हूं कि अवनीश प्रिय शर्मा मेरा नाम है, मुझे यहाँ लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। भारत बाय डिफॉल्ट एक हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। आप इसकी इस आइडेंटिटी को मिटा नहीं सकते। सही कह रहे हैं। तो इसलिए इस देश में हिंदू सेंट्रिक राजनीति के अलावा अब कोई चारा नहीं है, कतई नहीं है। और इसका सबसे रिसेंट उदाहरण, कभी फिर इस पर बात करेंगे, पंजाब में अचानक सतलज फिल्म हो चाहे और तमाम तरह की हरकतें हों, वो एक कम्युनिटी खास के प्रति वो भावनाएं क्यों उकेरी जा रही हैं, उभारी जा रही हैं, ये टाइमिंग क्या कहता है? ये टाइमिंग इसलिए क्योंकि वहां हिंदू कंसोलिडेट हो रहा है, और सिर्फ हिंदू नहीं कंसोलिडेट हो रहा है। पंजाब अकेला वो स्टेट है पाए जी जहां सबसे बड़ी दलित आबादी रहती है। ऑफिशियली ये लोग कहते हैं कि 34 से 36%, लेकिन हकीकत यह है कि 42 से 44% दलित आबादी है, जो हाईएस्ट है पूरी कंट्री में। यही काशीराम जो बसपा के संस्थापक थे, फाउंडर थे, उन्होंने अपनी राजनीति कहां से शुरू की? पंजाब से। 13 लेकिन उन्हें वहां जट सिखों ने जमने नहीं दिया, है ना? कुछ कह रही है? मैंने कहा 13 से 13-15 सीटें आती थी वो काशीराम जी की, लेकिन कभी जमने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वहां 10 से 12% जट सिखों के पास इस सारी जो राजनीति है वो उनके पास है, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे और चीजें हो। लेकिन भाजपा ने ठीक वहीं बगल में हरियाणा में इस समीकरण को तोड़ के दिखा दिया है। क्या कोई कल्पना कर सकता था हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और खट्टर साहब के पहले की कोई नान जाट मुख्यमंत्री हो सकता है? नहीं। हरियाणा में क्या इंजीनियरिंग किया भारतीय जनता पार्टी ने? एक बनाम 36 जातियां, और उसका नतीजा है कि खट्टर और उसके बाद सैनी साहब आपको वहां दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जाट बिल्कुल गायब हो चुका है, लेकिन एक सैनी साहब तो पूरे पंजाब में घूम रहे हैं। सैनी साहब तो पगड़ी पहन के पंजाब में अति लोकप्रिय हैं, अति लोकप्रिय हैं। मैं वही कह रहा था कि अब वहां यही सेम फार्मूला, जट सिख जो कि वहां के असली मनुवादी हैं पंजाब के समाज के, जिन्होंने वहां के सारी संसाधनों पर कब्जा कर रखा है, पॉलिटिक्स से लेके हर चीज, जिन्होंने अपने गुरुद्वारे के दरवाजे बंद कर रखे हैं इन 40-44% लोगों के लिए, जो उन्हीं की भाषा बोलते, जो उन्हीं का खाना खाते, उन्हीं के परिवेश में रहते हैं, लेकिन लोग मनुवाद को कोसते हैं। वो मनुवाद कितना बड़ा है, जरा जट सिख जो चलाते हैं पंजाब में, आप देख लीजिए, उनके गुरुद्वारे अलग हैं। वो हमारे 44% भाई घुस नहीं सकते उन गुरुद्वारों में, इसीलिए अलग गुरुद्वारे उनको बनाने पड़ते हैं। कितनी खूनी जंगें हुई हैं गुरुद्वारों में प्रवेश को लेकर और दुनिया भर की चीजें। भाजपा अब वही काम वहां कर रही है, वन बनाम अदर्स। ये हिंदू कंसोलिडेशन की बात है। और भाजपा क्यों इस पर और ज्यादा एडवांटेज पा जाती है? कारण ये कि जो उसका ये डबल इंजन कॉन्सेप्ट है, डबल इंजन कॉन्सेप्ट ये इंश्योर करता है कि सेंटर के साथ स्टेट की स्पेसिफिक समस्याएं उनको भी क्लब किया जाएगा और समाधान निकाला जाएगा। जैसे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ रही है तो वो बंगाली भाजपा बन के चुनाव लड़, बिहार में वो जब लड़ रही है तो बिहारी भाजपा, यूपी में तो यूपीआई भाजपा, हरियाणा में तो हरियाणवी भाजपा, पंजाब में चुनाव लड़ रही है तो पंजाबी भाजपा। ये माइक्रो स्पेशलाइजेशन अप्रोच है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जैसे बंगाल में हमने देखा सारे केंद्रीय नेता पीछे रहे, शुभेंदु अधिकारी आगे रहे, बंगाल भाजपा यूनिट आगे रहे। बंगाल का चुनाव बंगाल में बंगालियों द्वारा, बंगालियों के लिए, बंगाली संस्कृति पद्धति से लड़ा गया। भगवा पटका पहन के भी मछली खाई गई क्योंकि वहां की संस्कृति का वो हिस्सा है। भाजपा की ये स्ट्रेटजी डबल इंजन सरकार के कॉन्सेप्ट को और पहुंचा रही है। और पंजाब का मैं बता रहा हूं सबसे बड़ा अंडर करंट, मैंने बंगाल का सबसे बड़ा अंडर करंट बताया था 5th पे कमीशन की सैलरी, महिलाएं
के प्रति जी। अपराध आप याद कीजिए, आपके यहाँ भी या कई बार मैंने बात की। जी, 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 जी। मैं आज आपको बता रहा हूँ बड़ी विनम्रता से, पंजाब का सबसे बड़ा अंडरकरेंट, बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए, नशा। हुँ, पंजाब के समाज का हर वर्ग, जो पिता की उम्र में है, जो फर्स्ट जनरेशन से ऊपर वाला जनरेशन है, वो चाहे किसी वर्ग का हो, मैं आपको बता हुँ, रहा हूँ, वो चाहे जट सिख का हो, चाहे 44% हमारी दलित आबादी का हो, चाहे किसी का हो, उसके अंदर जब अपनी औलादों की जान खतरे में नजर आती है ना साहब, तो सब कुछ भूल जाता है। आदमी सही कह रहे पागल हैं। होता है, दौड़ता है। और ये स्ट्रॉन्ग अंडर करंट है कि भाई देखो ऐसा है, अगर ये ड्रग्स की प्रॉब्लम कोई दूर कर सकता है तो वो भाजपा दूर कर सकती है। सही कह रहे हैं। यहाँ वो डबल इंजन वाला कॉन्सेप्ट है, और ये इतना बड़ा अंडर करंट है कि जो और चीजों के साथ, बाकी फैक्टर्स के साथ मोटिवेट होकर जो आएगा, तो आपको पंजाब की राजनीति बदली हुई नजर आएगी। और एक जाते जाते, चलते चलते, एक बात, एक जुमला छोड़ता हूँ कि कैसे माइक्रो स्पेशलाइजेशन अप्रोच है भाजपा का। हुँ, हुँ। क्या किसी ने ध्यान दिया है कि अचानक नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू ने पंजाब में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है? पंजाब के अच्छा। हर जिले में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट यूनिट स्टैब्लिश कर दिया है, स्टेट प्रेसिडेंट किया है, बाकी जितना फॉर्मुलाइज होता है एक संगठन पार्टी के लिए वो सारा फॉर्म किया है, और अब वो तालुका और बूथ लेवल तक पहुंच रहा है। क्यों? भाजपा एक एक 2-2% वोट को सहेजती है। हुँ, पंजाब में जिन प्रवासियों के खिलाफ, और पंजाब में अगर बिहारी प्रवासी न हो, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के प्रवासी न हो, तो पंजाब के खेत बिना पानी, बिना हाँ। किसी चीज के सड़ जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जो हुँ, बची खुची इकोनॉमी है, जो एग्रीकल्चर आधारित इकोनॉमी है, वो समाप्त हो जाएगी। उनमें से एसआईआर पंजाब में भी हो चुका है, बहुत सारे लोग वहां वोटर हैं। वो 2% हो, 3% हो, 4% हो, डजेंट मैटर, एक एक फूल चुनती है भारतीय जनता पार्टी, और इसलिए जेडीयू को वहां पर सक्रिय किया गया है, और जेडीयू भी वहां कंबाइन होकर काम कर रही है। और गठबंधन धर्म निभाना भाजपा से बेहतर किसको आता है? क्यों? हुँ, क्योंकि ये काम और ये कला उसको, भारतीय जनता पार्टी को, उसके बुजुर्ग अटल बिहारी वाजपेयी सिखा के जा चुके हैं, जाके जिन्होंने बेचारे इतने गठबंधन निभाए कि घुटना खराब हो गया वाजपेयी जी का। हाँ। जहां भी हो उनको नमन। नहीं और अवनीश जी आपको लगता है कि अकाली दल के साथ गठबंधन बनाएगी बीजेपी? मुझे नहीं लगता। सब यही कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता। उसके 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 कारण है। ऐसा नहीं है कि मैं पंडित बना बैठा हूं, मैं बता दूंगी मुझे नहीं लगता तो हो गया। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी अब अपने पैन इंडिया विस्तार के बारे में काम कर रही है। कभी बात कीजिएगा अन्नामलाई इतना सॉफ्टली बीजेपी से डिटैच कैसे किए गए, और हुँ, तमिलनाडु में प्लेस कैसे किए गए। फिर वही माइक्रो स्पेशलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, हुँ, भविष्य में आप देखिएगा। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में एक तमिलियन फेस, तमिलनाडु के मुद्दे पर तमिल का चुनाव तमिल में तमिलनाडु के लोगों के लिए लड़ा जाना है, ये भाजपा ने तय कर लिया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी अगर अपने किसी ऐसे फेस को उतारती है वहां पर, अच्छा मुझे ये बताइए, मैं आ जाता हूं पंजाब में अभी, कि अन्नामलाई के साथ जो लोग भी जुड़े हैं और जितनी तेजी से लोग जुड़ रहे हैं, क्या कोई सनातन को डेंगू मलेरिया मानने वाला या उस मानसिकता से प्रभावित व्यक्ति अन्नामलाई के साथ जुड़ेगा? नहीं ना, कभी नहीं जुड़ेगा। जो नेशनलिस्ट होगा, जो भारतीय संस्कृति के लिए समर्पित होगा, उसी मानसिकता के लोग अन्नामलाई के साथ जुड़ेंगे ना। अल्टीमेटली सही ये कह रहे हैं। मानसिकता वाला वोटर किसका वोटर है, अब मुझे ये बताइए। और हुँ, कोई पार्टी छोड़ के जा रहा है और अपने गृह मंत्री अमित शाह के साथ हंसते हुए फोटो खिंचा रहा है, ऐसे किसी को पार्टी छोड़ना कभी देखा है क्या भारतीय इतिहास में? ये माइक्रो स्पेशलाइजेशन है, जिसके परिणाम आपको अगले 5 साल के बाद तमिलनाडु में दिखाई देंगे। अच्छा, अब आते हैं अकाली दल के साथ संबंध। याद कीजिए शिवसेना के साथ संबंध। हुँ, शिवसेना के साथ कैसे चुपचाप, लेकिन क्या शिवसेना का जो विषय था, जो उसकी राजनीति करने की शैली थी, जो उसके मुद्दे थे, उसको छोड़ा बीजेपी ने? नहीं। मैं एकनाथ शिंदे उठा के सारा सजरा ही ले आया कि बोला समस्याएं भी ले आओ, मुद्दे भी ले आओ, आदमी भी ले आओ। हुँ, लेकिन एक बात और इसी में अब बता दूं, अभी अभी बंगाल में क्या हुआ है। लोग कहते थे कि भाजपा वॉशिंग मशीन है, सबको लाती है, धुल के चली जाती है। भाजपा ने कहा अच्छा रुको, स्ट्रेटजी में परिवर्तन। बंगाल में आज भी प्राथमिक सदस्यता, मेंबरशिप पार्टी की बीजेपी ने बंद कर रखी। एक भी हुँ, नेता को शामिल कराया गया? नहीं कराया गया। 3 राज्यसभा सांसद जिन्होंने प्रॉपर रिजाइन किया टीएमसी से, उनको लेके आया जा रहा है ताकि वो राज्यसभा में 117 इनके मेंबर्स हो जाए। हाँ, लेकिन उनको विकल्प क्या दिया? एक त्रिपुरा में रजिस्टर्ड पार्टी, बोला इसको ज्वाइन कर लो। बीजेपी के दरवाजे बंद है, एनडीए का दरवाजा खुला हुआ है, गठबंधन में आ जाओ, एनडीए में आके सपोर्ट करो। महाराष्ट्र में भी यही हुआ, हुँ। पंजाब में भी यही होने